पश्चिम प्रांत के अध्यक्ष भाई सोमेन ढाका जी, सभी आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी, दिल्ली के हमारे निगम पार्षदगण, विधायकगण और इस गांव के तमाम यहाँ पे सम्मानित बुजुर्गगण बैठे हैं, मैं उनके चरणों में प्रणाम करता हूँ। हमारे त्यागी समाज के अध्यक्ष जी भी यहाँ पे हैं। मनोज भाई करावल नगर से चुनाव लड़ रहे थे, तो जितनी बार इन्होंने सभा के लिए, कार्यक्रम के लिए कहा होगा, मैं इनके लिए उपस्थित रहा और बदले में ये है कि जितनी बार हमारी पदयात्रा होती है कहीं से भी पहुंचते जरूर हैं अपने साथियों के साथ। देखिए, ये बहुत सही बात सोमेन भाई ने कही और उस बात को मनोज जी ने भी बढ़ाया कि आखिरकार सब कुछ के बाद ये देश तो अपना है, इस देश का नुकसान नहीं होना चाहिए। और आज जो हालात हैं उसमें हम लोगों को सोचना पड़ेगा कि राजनीतिक दलों के सामने प्राथमिकता क्या है, कौन सा राजनीतिक दल है, किस मुद्दे पे काम कर रहा है। अभी आपने देखा होगा 2 महीने तक चुनाव था, तब तक कोई महंगाई नहीं थी। 2 महीने तक चुनाव था, तब तक हम लोगों ने संसद में बार बार पूछा, बताइए युद्ध की स्थिति है, क्या हालत है। प्रधानमंत्री जी ने कहा तेल की कोई कमी नहीं है। फिर हमने पूछा बताइए क्या स्थिति है, पेट्रोलियम मंत्री ने कहा तेल गैस का भंडार भरा हुआ है। फिर हम लोगों ने पूछा भाई बताइए युद्ध लगातार चलता जा रहा है, अब हालत क्या है। बोले ये विपक्ष वाले हल्ला मचा रहे हैं, देश के अंदर ये पैनिक क्रिएट करना चाहते हैं, गैस के तेल के भंडार पूरी तरीके से भरे हुए हैं। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो बताइए, गलत कह रहा हूं तो बताइए। और जैसे ही 4 मई को रिजल्ट आया, पहला काम क्या हुआ, 993 रुपए कॉमर्शियल सिलेंडर का दाम बढ़ा दिया। किसके इस्तेमाल में आता है वो कॉमर्शियल सिलेंडर? वो आता है रेडी वाले के इस्तेमाल में, चाय बनाने वाले के इस्तेमाल में, ढाबा चलाने वाले के इस्तेमाल में, छोटा मोटा रेस्टोरेंट चलाने वाले के इस्तेमाल में। शादी ब्याह होती है तो जो खाना पकाने के लिए कैटरर आते हैं उनके इस्तेमाल में आता है। आपने 993 रुपए अचानक बढ़ा दिया, कुछ नहीं सोचा, कुछ भी नहीं सोचा कि इसका क्या असर व्यापार पे पड़ेगा, छोटे लोगों के व्यापार पे पड़ेगा, कुछ भी आपने नहीं सोचा। उसके बाद 5 किलो का सिलेंडर जो छात्र इस्तेमाल करते हैं, मजदूर इस्तेमाल करते हैं, झुग्गी वाले इस्तेमाल करते हैं, गरीब आदमी इस्तेमाल करते हैं, वो 5 किलो के सिलेंडर का दाम 261 रुपए बढ़ा दिया। कितना बढ़ा दिया? 261 रुपए बढ़ा दिया। उसके बाद प्रधानमंत्री जी आते हैं, भाषण देते हैं, कहते हैं बहुत बड़ा संकट आने वाला है, देखिए अब आप लोग तेल का इस्तेमाल मत कीजिए, खाने के तेल का भी इस्तेमाल मत कीजिए। आप लोग ऐसा कीजिए सोना खरीदना बंद कर दीजिए, आप लोग ऐसा कीजिए कि खाद का इस्तेमाल भी कम कीजिए, आप लोग वर्क फ्रॉम होम कीजिए। तमाम तरीके के उपदेश उन्होंने, जैसे ही चुनाव का रिजल्ट आ गया, उनकी पार्टी जीत गई, उसके बाद सारे उपदेश वो देने लगे। ये किस प्रकार का आपका दोहरा चरित्र है? अगर देश में संकट था तो ये अंकुश आपको पहले लगाना चाहिए था, पहले सलाह देते, पहले उपदेश, तब तो आपने कहा पूरा भंडार भरा हुआ है। और जैसे ही चुनाव खत्म हुआ, आपने 3 रुपए डीजल का, 3 रुपए पेट्रोल का बढ़ा दिया। अभी पता चला दिल्ली में 1 रुपए और बढ़ गया आज। अभी और कितना दाम बढ़ाएंगे वो आप देखते जाइए आगे क्या क्या होगा। लेकिन सबसे मजेदार बात यह है कि इस देश का गोदी मीडिया वो टीवी चैनल पे बहस करता है तो कहता है कि बताइए भाई प्रधानमंत्री जी क्या गलत कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी यही तो कह रहे हैं कि डॉलर में तेल खरीदना पड़ता है, इसलिए तेल का इस्तेमाल आप कम कीजिए। तो ये बात सुनने में सबको ठीक लगती है कि बात तो ठीक कह रहे हैं, डॉलर में तेल खरीदना पड़ता है, डॉलर में सोना खरीदना पड़ता है। तो डॉलर में खरीदना पड़ता है मतलब हिंदुस्तान में डॉलर चलता है क्या? हिंदुस्तान में क्या चलता है? हिंदुस्तान में रुपया चलता है।
असल बात नहीं बताते आपके सामने। दरअसल रुपया कमजोर हो गया है, इसलिए देश की अर्थव्यवस्था संकट में है। यह बात हम लोगों को समझनी पड़ेगी, यह बात हमको बोलनी पड़ेगी। यह झूठ का प्रचार नहीं चलना चाहिए। अगर आज डॉलर की कीमत 60 रुपए होती तो क्या हिंदुस्तान को तेल खरीदने के लिए ज्यादा पैसा देना पड़ता? 70 रुपए होती तो ज्यादा पैसा देना पड़ता क्या? आपने सरकार की नाकारा नीतियों के कारण 96 रुपए का डॉलर कर दिया, इसलिए आपको तेल खरीदने के लिए ज्यादा रुपया देना पड़ता है, रुपया ज्यादा देना पड़ता है, जो डॉलर में तब्दील होता है और उसके बाद डॉलर में खरीद होती है। तो अपने नाकारेपन को कितने चालाकी से छिपाते हैं ये लोग। कहते साहब डॉलर ज्यादा, अरे भाई डॉलर आपने रुपए की ताकत कमजोर कर दी, डॉलर को मजबूत कर दिया, तो इसलिए ये संकट है। दूसरी बात, आज समस्या क्या है? जब हम कहते भारत माता की जय, तो हिंदुस्तान का 144 करोड़ जो देशवासी है, भारत माता का जो सिपाही है, वो कहता है भारत माता की जय मतलब भारत का स्वाभिमान सबसे ऊपर है, भारत का सम्मान सबसे ऊपर है। और आपने क्या किया? ट्रंप कहता है रूस से तेल मत खरीदो और प्रधानमंत्री तेल खरीदना बंद कर देते हैं। ट्रंप कहता है गैस मत खरीदो, प्रधानमंत्री गैस खरीदना बंद कर देते हैं। रूस से हमको $10 प्रति बैरल सस्ता तेल मिल रहा था। हमारे देश में रूस का तेल 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन में पहुंच सकता है, लेकिन वेनेजुएला से तेल खरीदने के लिए कह दिया गया, अमेरिका से तेल खरीदने के लिए कह दिया गया। क्या हम पराधीन हैं? क्या हमने अपनी स्वाधीनता खत्म कर दी है? तो इसलिए जब मैं ये कहता हूं कि इस देश में महंगाई आई नहीं है, लाई गई है, और इसके लिए प्रधानमंत्री सीधे तौर पे जिम्मेदार हैं। सस्ता तेल आज रूस से खरीदो और हिंदुस्तान की जनता को सस्ता तेल दो, सस्ती गैस खरीदो, सस्ता गैस दो। किसने आपको रोका है? दूसरा काम आपने क्या किया? विदेश नीति में हर देश अपना फायदा पहले देखता है। भारत के प्रधानमंत्री ईरान के दौरे पे गए थे, वहां पर उन्होंने कहा था ईरान से हमारी मित्रता सदियों से पुरानी है, इतिहास से भी पुरानी है। लेकिन जब युद्ध का मौका आया, आप 2 दिन पहले इजराइल की यात्रा पे चले गए। यहाँ बैठे हुए त्यागी समाज के लोगों को शायद इस बात की जानकारी ना हो, मुझे भी जानकारी नहीं थी। जब युद्ध शुरू हुआ तो मैंने जब जानकारी हासिल की तो पता ये चला कि स्ट्रेट ऑफ हार्मोज जो रास्ता है, समुद्री मार्ग है जिस पर ईरान का कब्जा है, वहाँ से भारत का 60% कच्चा तेल आता है, वहाँ से भारत की 50% गैस आती है। ये बात हमको नहीं पता थी, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री को पता थी। तो आपने ईरान से अपने रिश्ते क्यों खराब किए? आज रूस का जहाज स्ट्रेट ऑफ हार्मोज से जा सकता है, चीन का जहाज स्ट्रेट ऑफ हार्मोज से जा सकता है, लेकिन जो हमारा दोस्त देश था ईरान, उससे हमारा जहाज नहीं आ पा रहा है। ये हमारी विदेश नीति की फेल्योर है। तो इसलिए भी मैं कह रहा हूं कि देश में महंगाई लाई गई है, ये महंगाई आई हुई नहीं है। ये संकट हमने प्रायोजित किया है देश के साथ, और आज हमारे किसी भी मुद्दे पे सरकार ध्यान नहीं देती। बिल्कुल ठीक कहा सोमेन ढाका जी ने, सिर्फ आपको हिंदू मुसलमान जाति धर्म इस राजनीति में फंसा रखा है। 22 लाख बच्चों का पेपर लीक हो गया नीट, और हम तो जिस उत्तर प्रदेश में रहते हैं यहाँ तो पेपर लीक का रिकॉर्ड है। सिपाही का पेपर लीक, दरोगा का पेपर लीक, लेखपाल का पेपर लीक, 99 पेपर लीक हुए। पूरे हिंदुस्तान में 93 पेपर लीक हुए हैं, 93 पेपर लीक। आप बताइए, आप अपने बच्चे को पेट काट के पढ़ाते हैं, महीने का 5,000 10,000 रुपए कोचिंग के लिए देते हैं, उसको रहने का इंतजाम देते हैं, बड़ी मुश्किल से दिन रात वो पढ़ाई करके तैयारी करके परीक्षा देता है, बाद में पेपर लीक हो गया। 4 बच्चों ने आत्महत्या की। बिल्कुल ठीक आपने कहा, 4 बच्चों। एक अंशिका पांडे नाम की बिटिया थी, 4 नंबर से उसका पिछली बार
नीट की परीक्षा में रह गया था। इस बार उसने अच्छी परीक्षा दी थी, पेपर लीक हो गया, उसने आत्महत्या कर ली। एक नौजवान लड़का है मिश्रा, वो लखीमपुर खीरी का, उसने आत्महत्या कर ली। एक लड़का है गोवा का, उसने आत्महत्या कर ली। एक और ने आत्महत्या कर ली। ये सरकार के द्वारा उनकी लापरवाही के कारण हुए पेपर लीक के कारण ये हत्या है सरकार के द्वारा, ये आत्महत्या नहीं है। आप उनके मनस्थिति को समझिए, किस तरीके से लड़के दिन रात मेहनत करते हैं, तैयारी करते हैं। तो उत्तर प्रदेश में तो पेपर लीक पे पेपर लीक हो रहा है, लेकिन इसमें कोई आवाज नहीं उठाता, कोई नहीं बोलता। तो आज मेरा ये मानना है कि अपने मुद्दों पे हमें राजनीति करनी पड़ेगी। और प्रधानमंत्री तो हम लोगों को किसी लायक नहीं समझते, खास तौर से यूपी वालों को तो बिल्कुल लायक नहीं समझते। एक सभा में गए, आप हरियाणा से हो, सुनिए क्या कहते हैं हमारे प्रधानमंत्री। कहने लगे, हाँ भैया यूपी के नौजवान हो। बोले, हाँ साहब। बोले, तुम्हारे लिए रोजगार लेके आया हूँ। चुनाव का टाइम था, तो बोले, हाँ क्या रोजगार है साहब? कहें गोबर से तुमको रोजगार दूंगा, जिता दो एक बार। 5 साल हो गया गोबर का रोजगार खोज रहे हैं हम लोग। गलत कहा हो बताइए। उसके बाद एक सभा में गए, कहने लगे, बताओ भाई, अगर गांव गांव में कब्रिस्तान है तो शमशान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? पब्लिक कह रही हाँ होना चाहिए। प्रधानमंत्री की प्राथमिकता स्कूल बनाने की नहीं, अस्पताल बनाने की नहीं, गांव की सड़कें बनाने की नहीं, पीने का साफ पानी देने की नहीं, पर्यावरण की सुरक्षा की नहीं। प्रधानमंत्री की प्राथमिकता अगर शमशान बनाने की और गोबर से रोजगार देने की होगी तो देश कहाँ जाएगा? हम आप इसका मूल्यांकन कर सकते हैं। आज 4 साल की नौकरी कर दी सेना में। हमारे घरों के भी बहुत सारे लोग सेना के अंदर अपनी सेवाएं दे चुके हैं, रिटायर्ड फौजी हैं। ये किस प्रकार का आपने काम किया? आपके पास अडानी, अंबानी, दुनिया भर के लोगों के लिए पैसा है। 17 लाख करोड़ रुपए आपने चंद पूंजीपतियों का माफ कर दिया। भारत की सेना के लिए पैसा नहीं है आपके पास। आपने 4 साल की अग्निवीर योजना लागू कर दी। तो मैं समझता हूं ऐसे तमाम मुद्दे हैं, उन मुद्दों पे हमको एकजुट होना पड़ेगा। और जब आप मुद्दों पे बात करेंगे तो मैं समझता हूं कोई भी सरकार हो, चाहे हमारी सरकार हो, चाहे भाजपा की हो या समाजवादी, किसी भी पार्टी की सरकार है, अगर जिस दिन मुद्दों पे राजनीति हिंदुस्तान में होने लगेगी, नेता कोई भी हो उसको आपके हिसाब से चलना पड़ेगा, तब आप सही रूप में मालिक बनेंगे। अभी तो ये लोग हमको गुलाम समझते हैं। मालिक तो सही आप बनेंगे तब जब आपके हिसाब से सरकारें काम करें, और वो करेंगी तब जब आप अपने मुद्दों पे ध्यान देंगे। 1 लाख सरकारी स्कूल हिंदुस्तान में बंद हो गए और अकेले यूपी में 50,000। आप बताइए, ये शिक्षा के प्रति हमारी सोच है? हमारी सरकारों की प्राथमिकता है? मिड डे मील में नमक रोटी खाने को मिल रहा है, सरकारी अस्पताल में मोमबत्ती में ऑपरेशन हो रहा है। ये सुविधाएं टैक्स हमसे लेते हो, लाखों करोड़ रुपए क्यों नहीं मिलती हमको? क्योंकि हम इन मुद्दों पे आवाज नहीं उठाते। आज मैं सिर्फ इस यात्रा के माध्यम से आप सबसे एक ही अपील करना चाहता हूं। एक हमारे साथी हैं संतोष यादव जी, इस यात्रा में चल रहे हैं, वो मिर्जापुर से आए हैं। उन्होंने बैनर आगे लिखा हुआ है, 22 घंटे पेट को, 2 घंटे देश को। 22 घंटे पेट को और 2 घंटे देश को। तो जो कुछ भी आप किस दल में हैं वो महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन देश के लिए सोचना आप सबकी जिम्मेदारी है। और कोई भी गलत बात बोल रहा है, कह रहा है, तो उस पर सवाल उठाना शुरू कीजिए, तभी लोकतंत्र जीवित रहेगा, तभी सही मायने में संविधान जीवित रहेगा। हमारे साथ इस यात्रा में दीपचंद जी चल रहे हैं, दोनों आंखों की रोशनी नहीं है इनके पास, और इस यात्रा में तपती धूप में चल रहे हैं। इनके एक साथी हैं, उनके सहारे से ये चलते हैं, अमरोहा के रहने वाले हैं। मैंने जब इनको देखा यात्रा में चलते हुए, मैं हैरान हो गया, क्या जज्बा है इनके मन में, समाज के लिए कितनी पीड़ा है। इनकी आंखों की रोशनी भले नहीं है, लेकिन इनका दिल इस देश के दर्द को समझता है। ये हिंदुस्तान है, इस बात को हमें समझना है। ऐसे लोगों की बदौलत ये देश चल रहा है। आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतने अच्छे ढंग से हम लोगों का स्वागत किया और आपके गांव में हम लोग आए हैं।
मैं चाहता हूं कि ये जो हमारा कारवां है 20 तारीख को गाजियाबाद में इसका समापन होगा, तो आप वो जगह सबको बता दीजिएगा। जो लोग भी आ पाएंगे मैं उन सब का बड़ा आभारी रहूँगा, या उस सभा में भी आप लोग आएँ, मैं ऐसी आपसे विनती करता हूँ।